हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे आज ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में। तो लास्ट हमने पढ़ा था ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ लिया था ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ी थी, सौर ऊर्जा पढ़ी थी, विद्युत ऊर्जा पढ़ी थी, रासायनिक ऊर्जा पढ़ी थी। जितनी भी ऊर्जा पढ़ी थी, ऊर्जा के प्रकार थे, उनसे हम कैसे एनर्जी को परिवर्तित कर सकते हैं, हम कैसे अपनी एनर्जी को उनसे ले सकते हैं, ये बातें की थी हमने ऊर्जा के प्रकार के अंदर। फिर हमने पढ़ा था ऊर्जा का रूपांतरण। रूपांतरण मैंने आपको बेसिकली समझाया था बांध के एग्जांपल से। यानी ऊर्जा का रूपांतरण मतलब ऊर्जा जो ली जाती है वो कैसे ली जाती है, हम ऊर्जा को किस रूप में लेते हैं। हम ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में लगभग लेते हैं। कौन से रूप में लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक के रूप में इसको लेते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिक के रूप में इसको क्या लेते हैं, ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। लेकिन अब जैसे हमने कहा बांध आ रहा है, बांध का पानी, किसका पानी दोस्तों? बांध का पानी। बांध का पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। बह रहा है मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है। कौन सी एनर्जी है? गतिज ऊर्जा है। यहाँ कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। तो मतलब इन दोनों के योग से हम क्या बना सकते हैं? मेटीरियल एनर्जी नहीं, यांत्रिक ऊर्जा बना सकते हैं। तो कैसे बनी? पानी बहेगा, टरबाइन के ऊपर पड़ता है, टरबाइन घूमेगा तो उससे जनरेटर के अंदर धारा जाएगी, जनरेटर से वो आगे ट्रांसमीटर के अलावा आगे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे देता है। ये पढ़ा था। तो अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। लिखिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। हेडिंग डालिएगा ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। समझाने वाली बात है, बस समझा देंगे और दिखाने वाली बात दिखा देंगे। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। देखिए दैनिक जीवन में हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, दैनिक जीवन में हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कई स्रोत, कई प्रक्रियाएं काम में लेते हैं। जैसे खाना पकाने के लिए कोयला, लकड़ी, केरोसिन, गोबर गैस, ईंधन गैस आदि। खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लकड़ी की जरूरत पड़ती है, केरोसिन की पड़ती है, ईंधन गैस की जरूरत पड़ती है, ईंधन की पड़ती है, गोबर गैस की जरूरत पड़ती है। ये सब जरूरतें पड़ती है। तो गाड़ियां चलाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल, गाड़ियां चलाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल की भी आवश्यकता होती है। बिजली बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। एवं बिजली बनाने के लिए, पहले तो लिखा था बिजली बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए बिजली बनाने के लिए जल की गतिज ऊर्जा, कोयले की उष्मा ऊर्जा, नहीं कोयले से जो हीट निकलती है, भाप निकलती है, उस भाप को मतलब हीट इन कोयले से निकली हुई भाप, कोयले से निकली हुई भाप। कौन सी दोस्तों? कोयले से निकली हुई जो भाप होती है, प्रेशर होता है, उस भाप को क्या किया जाता है? धुएं को क्या किया जाता है? हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से, प्रेशर को बोला जाता है दाब, प्रेशर को बोला जाता है दाब। हाई दाब से मतलब दाब बहुत अधिक लगाया जाए, बहुत ज्यादा स्पीड से उसको क्या किया जाए? टरबाइन के ऊपर, किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। ये कौन सा दोस्तों? टरबाइन है। इस टरबाइन के ऊपर गिराया जाएगा तो उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। मतलब लिख लिया था जल की गति ऊर्जा, कोयले की उष्मा ऊर्जा,
पवन ऊर्जा आदि के प्रयोग से हम इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि इन सभी प्रक्रियाओं को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी प्रक्रिया को हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में हम लिखेंगे। तो लिखिए दोस्तों 1 नंबर पर, मतलब अब ये जो प्रक्रियाएं जो मैंने आपको बताई है अभी, यानी कोयले से मिली ऊर्जा, हीट से मिली ऊर्जा, ये सब एनर्जी आई कहां से आती है, यानी जल कहां से आया। सिंपल बात करते हैं, यानी आप कहते हो कि मैंने गाड़ी को चलाया, आप कहते हो मैंने गाड़ी को चलाया, कह दिया, गाड़ी में बैठा हूं बिंदास तरीके से, गाड़ी को मैं चला रहा हूं, मुझे गाड़ी चलानी है, आप ये कह देते हो। तो गाड़ी चलती कैसे है, पानी से चलेगी क्या, नहीं चलेगी, डीजल से चलेगा, डीजल पेट्रोल चलती है, चलती है, ये बात है। तो मतलब ये अब डीजल पेट्रोल नाम लिया है तो ये आया कहां से, क्वेश्चन उठता है, आया कहां से इनकी उत्पत्ति हुई, कहां से ये बनकर आ गए। तो मतलब ये प्रक्रिया एवं एक ले लो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या पवन चक्की, जिसे पवन चक्की बोला जाता है, पवन, और सौर ऊर्जा को सौर प्लेट बोला जाता है, सौर प्लेट, सौर प्लेट से हम सौर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, पवन चक्की से पवन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, ये पढ़ाया हुआ है। तो ये प्रक्रियाएं और ये प्रक्रियाएं, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में डिफाइन हमको करना है। तो इनको 2 नाम से प्रदर्शित किया जाता है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का। पहला स्रोत पढ़ाया जाता है दोस्तों परंपरागत स्रोत, दूसरा पढ़ाया जाता है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत कैसे है, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, बात याद रखनी, कभी भी खत्म हो सकते हैं, मतलब पृथ्वी के द्वारा वो उत्पन्न किए जाते हैं, पृथ्वी के भूमंडल से, पृथ्वी भूभाग से वो उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो डीजल, पेट्रोल, कोयला, लोहा, चांदी, जो भी प्रक्रियाएं हैं जो कभी ना कभी तो खत्म होगी। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, हमारे द्वारा ये बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा कौन बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं, और ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कौन, डीजल, पेट्रोल और लकड़ी, और लिख लीजिएगा लकड़ी किससे बनाई जाती है, हमारे द्वारा नहीं, ये प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है। और गैर परंपरागत हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। जब तक हम रहेंगे तो इनको हम बनाते रहेंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, नो, जिसको ये काम आता है वो इनको क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं। तो ये कौन, किसके अंदर आ जाते हैं, गैर परंपरागत में आ जाते हैं, गैर में, और ये परंपरागत में आ जाते हैं। बस इतनी सी बात याद है। तो 1 नंबर पे लिखिए दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आई होप दोस्तों सिंपल भाषा आपको समझ में आई होगी। लिखते हैं परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत में लिखिए दोस्तों रसोई गैस, डीजल गैस, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला आदि पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है। बात नोट कीजिएगा, पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के भूभाग से निकाला जाता है। मतलब ये अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के भूभाग से यहाँ पर ये निकाले जाते हैं। ओके, गर्भ से निकाले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्षों पहले, ऐसा लिखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्षों पहले पृथ्वी के भूभाग में एक हलचल या एक भूकंप के द्वारा, हलचल से अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं अन्य पदार्थ पृथ्वी के भूभाग में दब गए, भूभाग में दब गए। लंबे समय तक, लंबे समय के उपरांत या लंबे समय
तक पृथ्वी के भूभाग में अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप, मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर यानी अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण पेड़ पौधे पेट्रोलियम एवं खनिज कोयले में बदल गए। इन्हें जीवाश्मी ईंधन बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? जीवाश्मी ईंधन बोला जाता है दोस्तों, जीवाश्मी ईंधन। इन्हें जीवाश्मी ईंधन बोला जाता है। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर हम उपयोग में करते हैं। इनकी रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना यानी बदलकर उपयोग में लेते हैं। मतलब केमिकल एनर्जी दोस्तों, केमिकल एनर्जी को किसमें बदल दिया? हीट एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? हीट एनर्जी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको कन्वर्ट करोगे, बदलोगे, तब जाकर हमें कौन सी ऊर्जा मिलेगी? हम उससे खाना बना सकते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया? परंपरागत स्रोत होता है। खाना पकाने के लिए, नेक्स्ट देखिए, खाना पकाने के लिए लोग लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? लकड़ी का उपयोग करते हैं। अब लकड़ी कहाँ से आई? पूछा जाए लकड़ी कौन सा स्रोत है, तो कह दीजिएगा ये परंपरागत स्रोत है। मतलब परंपरागत का मतलब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्मी का मतलब परंपरागत स्रोत है। लकड़ी किसका? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्मी मतलब परंपरागत स्रोत। मतलब जीवाश्मी ईंधन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा गया, मतलब क्वेश्चन लिखिएगा कि जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हो लाखों वर्षों पहले पृथ्वी में भूभाग में हलचल होने के कारण पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अन्य पदार्थ किसमें दब गए? पृथ्वी के भूभाग में दब गए। एवं लाखों वर्षों से या लंबे समय के उपरांत उनमें अधिक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण वो पदार्थ किसमें बदले? पेट्रोलियम, खनिज, लकड़ी, कोयले आदि में परिवर्तित हो गए। तो इनको क्या कहा जाता है? जीवाश्मी ईंधन कहा। मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु थे ना और अन्य पदार्थ थे, वो किसमें बदल गए? खनिज में, कोयले में, लकड़ी में, और किसमें बदल गए? कोयले में और पेट्रोलियम, डीजल और अन्य जितने पदार्थ हैं उन सब में जो हमारी दिनचर्या को पूरी करते हैं उनमें बदल जाते हैं। तो उनके बदलने की जो प्रक्रिया है वो जीवाश्म ईंधन कहलाई जाती है। ओके दोस्तों, परिभाषा इसमें दिखा दी गई है आपको, विस्तार पूर्वक आप उसको और देख लीजिएगा। कहाँ थे? जीवाश्म। अगर लकड़ी पूछी जाए, लकड़ी क्या है? कोयला क्या है? क्या पूछा जाए? कोयला कौन सा प्रक्रम है? तो आप लिखोगे परंपरागत स्रोत है। कौन सा स्रोत है? परंपरागत स्रोत है और जीवाश्मी ईंधन है। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, अब देखिए लकड़ी की कमी। अब लकड़ी का उपयोग क्या हो रहा है? ज्यादा। जैसे जैसे लकड़ी का उपयोग ज्यादा हो रहा है तो जिसके कारण क्या हो रहा है? जीवाश्म ईंधन कम हो रहे हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी। नेक्स्ट लिखिए, अब एक सिंपल बात लिखिए, हमारे द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि जीवाश्मी ईंधन तथा काष्ठ ईंधन
जीवाश्म ईंधन एवं काष्ठ ईंधन। काष्ठ ईंधन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दोस्तों, स्टेप लगाकर उसे बोला जाता है लकड़ी। लकड़ी को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बोला जाता है। ये आप साइड में लिखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। अब देखिए, जैसे जैसे दिनचर्या हमारी आगे से आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे दिनचर्या आगे से आगे चलती जाएगी, इनकी कमी होने लग जाएगी। मतलब आप अब ये कहते हो कि अगर किसी चीज को अगर आप बार बार उपयोग में लेते हो, अगर किसी चीज को अगर आप बार बार में उपयोग में लेते हो तो उसकी कमी नहीं होती क्या? अगर आप ये कहते हो, आपके पास एक पेन है, आपके पास एक पेन है, बॉल पेन, आपके पास नीला पेन है, उस पेन के अंदर शाई आपकी फुल भरी हुई है, मतलब उसके अंदर शाई आपकी शाई, अगर वो शाई आपकी क्या भरी हुई दोस्तों, सिंपल बात करेंगे, फुल भरी हुई है, फुल भरी हुई है। अगर आप उसको रोज रोज चलाते हो, अगर आप उसको डेली डेली अगर आप एक दिन के अंदर उसको फुल चलाओगे, बहुत ज्यादा चलाओगे, एक दिन कॉपी को, इस पेन को आप खत्म कर दोगे। मतलब शायद आप उस पेन को अगर आप पूरे दिन चलाओ, पूरे दिन चलाओ, पूरे दिन चलाओगे तो क्या होगा? शाई खत्म हो जाएगी ना। शाई उसकी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अगर आप वापस समझे, अगर आपके पास एक पेन है, उस पेन को अगर आप रोज चलाओ, मतलब उसके अंदर शाई भरी है, उसको आप रोज उपयोग में लो, तो एक दिन ऐसा आएगा उसकी शाई एकदम खत्म हो जाएगी और वो पेन चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसी प्रकार अगर आप गाड़ी लेके आते हो, अगर आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो इन दोनों को अगर आप लेके आते हो, उसके अंदर क्या डलेगा? डीजल पेट्रोल डलता है, डीजल पेट्रोल पेट्रोल डलेगा। तो ये डलता है, तो ये अगर आप जिसको इन चीजों को रोज रोज चलाते जाओगे ना, तो ये आपको इनकी आवश्यकता होगी, इनकी आवश्यकता हो, तो एक समय ऐसा आएगा तो इनकी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर तो आपकी गाड़ियां मोटरसाइकिल चलेगी नहीं। बल्कि मैं ये नहीं कहता इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जरूरत वैसे पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती कि व्यर्थ समय में, व्यर्थ काम के लिए हम इनका उपयोग करें। बस में व्यर्थ काम के लिए हम इनका उपयोग करें, तो मतलब वही बात शाई वाली हो गई कि अगर आप पेन को रोज रोज चलाओगे ना, बार बार, तो शाई क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो इनको अगर आप रोज रोज चलाओ तो इनके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, डीजल पेट्रोल की। तो पेन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए? शाई की जरूरत पड़ेगी। अगर इनको आप रोज रोज चलाओगे तो ये खत्म हो जाएंगे, तो इसको चलाओगे तो ये खत्म हो जाएंगे। बात में तो बस वही बात, वही बेस पकड़ना है, ये वाला वही बात इसमें बताई गई है। ये जो बात नेक्स्ट बात लिखी हुई है वो हम पढ़ेंगे इनके उपयोग में, इनके उपाय के बारे में, इनको कैसे हम रोक सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये बात सिंपल तरीके से समझ आई होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 2 नंबर पर गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, सूर्य, पवन, जल एवं जैव मात्रा एवं परमाणु भट्टी एवं भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से मान लीजिए, पवन से मान लीजिए, जल से मान लीजिए, और एक मान लीजिए महासागरों से मान लीजिए, भूभाग से मान लीजिए, और नेक्स्ट आता है परमाणु भट्टी के द्वारा जिनसे हम ऊर्जा को लेते हैं। मतलब सूर्य से, पवन से, परमाणु भट्टी, महासागर से, महासागर के द्वारा जैव प्रक्रम से ली गई
ऊर्जा को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो मतलब अब मैंने यहां कुछ एक बात बता दी, इन्हें वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं दोस्तों। कौन से? वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं। अब देखिए सूर्य से हम कैसे एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सूर्य का क्या आता है? प्रकाश। अगर उसी प्रकाश को अगर हम एक प्लेट के ऊपर, अगर एक कांच की प्लेट लीजिए दोस्तों, या कोई लोहे की प्लेट लीजिए, उस प्लेट के ऊपर अगर वो प्रकाश पड़ेगा, अगर सूर्य का प्रकाश किसी प्लेट के ऊपर पड़ता है, तो प्लेट आप देखोगे अगर उसके ऊपर हाथ लगाते हो तो वो आपको गर्म महसूस होती है। क्या होती है? गर्म महसूस होती है। वो किस कारण होती है? मतलब सूर्य का प्रकाश मतलब हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से, हाई प्रेशर से और हाई टेम्परेचर से आता है। टेम्परेचर उसके बाद कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो मतलब जब हाई होगा तो मतलब कांच की प्लेट क्या होती है? गर्म होती है। उसके द्वारा अगर तारों के द्वारा हम उसको लगा देंगे तो उसके बाद हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। बात ये करनी है, सिंपल समझ लीजिए बस। उसके बाद पवन ऊर्जा मैंने आपको बताया था कैसे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर प्लेट बोला जाएगा ना, सौर प्लेट बोलते हैं ना, सौर प्लेट, सौर ऊर्जा वो किससे प्राप्त होती है? सौर प्लेट से प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा बनती है। वही बात है। पवन से कैसे प्राप्त हुई? पवन चक्की बोला जाएगा ना, बोलते हैं ना पवन चक्की, यानी पवन ऊर्जा प्राप्त होती है, वो इसी से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों। परमाणु भट्टी से भी क्या होती है? प्राप्त होती है। फिर लिखा महासागर से कैसे प्राप्त होती है। देखिए महासागर बड़ा समझने वाली बात है। जैव को भूल जाओ, हम गैस को बनाएंगे ना, गोबर गैस, उसके अंदर जैव प्रक्रम काम में आएगा। तो जैव प्रक्रम पहले देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम, अगर आप कोई कचरा होगा आपके पास, गोबर होगा, उस गोबर को आप जमीन के अंदर दबा दो, जमीन के अंदर हाई एकदम नीचे जाकर दबा दो, और फिर उसके अंदर आप पानी दो, उसके ऊपर इधर से आप कुछ और चीजें डालोगे तो उसके अंदर क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगी। और वो गैस दीवार से बाहर निकाल जाती है, जैसे सिलेंडरों के अंदर भरा जाता है, वो गोबर गैस है। विस्तार आगे आएगा पढ़ने। तो महासागर से कैसे प्राप्त हुई? पढ़ेंगे। देखिए बड़े बड़े सागर होते हैं, महासागर, समुद्र में लहरें ऐसे ऐसी होती रहती है, आप देखते हो ऐसे ऐसे लहरें होती रहती है। मतलब एक बार ऊपर जाना फिर नीचे आना, उसको कहा जाता है ज्वार भाटा, बोला जाता है ज्वार भाटा। तो वही बात है कि अगर सॉरी, देखिए पानी ऐसे गया, ऐसे जाएगा, तो मतलब एक बार पानी ऊपर जाने के बाद जब नीचे आप उसके ऊपर टरबाइन लगा दो, और वहां पर जैसे ही पानी उसके ऊपर टरबाइन के ऊपर पड़ता है तो टरबाइन घूमता है, घूमेगा, घूमने से क्या मिलेगा? हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी, जो हमने पहले पढ़ा। तो महासागर में ज्वार भाटा नाम सुना होगा, ज्वार भाटा आता है ना, उसके कारण उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसको महासागरीय ऊर्जा बोला जाता है। ये दोस्तों आपको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट लिखिए ये स्रोत। अब देखिए नेक्स्ट लिखना है, इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जाता है। किसमें? बार बार। तो इसे क्या बोला जाता है? नवीनीकरण। बार बार उपयोग में लिया जाता है, इसलिए नवकरणीय बोला जाता है। इसे नवकरणीय बार बार उपयोग में ले जाएगा, इसलिए इसे नवकरणीय बोला जाता है स्रोत ऊर्जा। ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे और इन स्रोतों के अधिकारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुसंधान दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, लास्ट बात इसमें इतनी, गैर परंपरागत स्रोत। अब देखिए, अब हमने इतने प्रक्रम पढ़े, अब बात ये करेंगे कि परंपरागत स्रोत होता है, परंपरागत स्रोत, इनको
कम करने के लिए, या ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा को कम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, ऊर्जा को बचाने के जो उपाय हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए टॉपिक। ऊर्जा संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संरक्षण के उपाय। ऊर्जा संरक्षण के उपाय। एक नंबर लिखिए दोस्तों, आवश्यकता होने पर विद्युत, यानी आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता न होने पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना, या इलेक्ट्रिसिटी के यानी विद्युत के बटन को ऑफ कर देना। जब कमरे में कोई नहीं हो तो, जब कमरे में कोई नहीं हो तो विद्युत उपकरणों को बंद कर देना। खाना पकाने के लिए, नेक्स्ट लिखना है, खाना पकाने के लिए सौर कुकर, प्रेशर कुकर और चूल्हे आदि का प्रयोग करके ईंधन को बचाएं। मतलब सौर कुकर और प्रेशर कुकर और गैस की बात करें तो वो ईंधन किससे आते हैं? वो अगर आप लकड़ी का उपयोग भी लेंगे, लकड़ी को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे तो आपकी क्या बनेगा? खाना आपका बनेगा। अगर आप खाना बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करके आप किसका उपयोग करें? सौर कुकर का, सौर कुकर, और आप गैस का उपयोग करें तो ये गैस और सौर कुकर किस में आते हैं? गैर परंपरागत में। बार बार इनका नवीनीकरण हो जाता, बार बार इनको उपयोग में दिया जाता है। उसका अगर आप उपयोग करें तो ये प्रक्रम हमारा कभी खराब नहीं होगा, इसलिए इसका उपयोग में लिया जाता है। एक नंबर बात हमने पढ़ ली, 2 नंबर भी हमने क्लियर कर लिया खाना बनाते समय। 3 नंबर लिखिए, किसी स्थान पर रुकने या प्रतीक्षा करते समय, किसी स्थान पर रुकने या प्रतीक्षा करते समय अपने वाहनों के इंजन, पेट्रोल, डीजल को बंद कर देना। मतलब व्यर्थ पड़े स्थानों पे अगर आप खड़े हो तो वहां पर जो आप अपनी बाइक बुइक होती है उनको क्या कर देते हैं? बंद कर दें। बंद कर दोगे तो हमारे डीजल, पेट्रोल, ईंधन आदि बच सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा आप मत चलाइए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर चलाइए, व्यर्थ में नहीं। व्यर्थ अगर आप कहीं खड़े हो, बाइक आपका चल रहा है तो उसको बंद कर दें, डीजल, पेट्रोल को बचाएं। 4 नंबर लिखिए, सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करके परंपरागत ईंधन को बचाएं। परंपरागत मतलब जो प्राप्त होते हैं। मतलब 4 नंबर बात भी हमने परंपरागत से पढ़ ली। मतलब सौर ऊर्जा ना, सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग मिले, सौर ऊर्जा को क्या ले? अधिक उपयोग मिले। अधिक का मतलब बहुत ज्यादा उपयोग मिले, क्योंकि सूर्य कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा, चलेगा। यहां लगा दीजिए, जैसे सूर्य का प्रकाश, यहाँ अगर आप प्लेट लगा दो उसके द्वारा आपको एनर्जी मिल जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा इसका उपयोग में लिया जा रहा है, इनका उपयोग अधिक लें। 5 नंबर लिखिए, जैव अवशिष्ट पदार्थों एवं गोबर से बायोगैस बनाकर काम में लेने से, बायोगैस बनाकर काम में लेने से परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बचाएं। मतलब अपशिष्ट पदार्थ, ये भी पढ़ लिया। मतलब अपशिष्ट पदार्थ आपके पास होगा, कौन सा पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ। उस अपशिष्ट पदार्थ को, और गोबर आपका बचे, उस गोबर को क्या करें? कहीं दबा दीजिए। इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगी? बायोगैस। कौन सी गैस है? बायोगैस। बायोगैस मतलब जिसे गोबर गैस बोला जाता है, गोबर गैस बन जाएगी। उस गोबर गैस से आप किसको बचा सकते हैं? परंपरागत स्रोत को
बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 उपयोग हमें याद करने, क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हमें ये 5 उपयोग ही आपको याद रखने हैं, ऊर्जा संरक्षण के उपाय। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, और लिख लीजिए, और भी है। भवनों के निर्माण में, बता देता हूं, भवनों के निर्माण में ऐसी तकनीक उपयोग में लीजिए जिससे सर्दियों व गर्मियों में ठंडे रहे। ओके, और दैनिक जीवन उपयोग में आने वाली वस्तुएं विद्युत एवं अन्य ऊर्जा का उपयोग में लेवें, और घरों में प्रतिष्ठान व साधारण बल्ब ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लाइट का उपयोग करें। यानी आप बल्ब लेके आते हो 10 वाट का या फिर 1000 वाट का बल्ब लेके आते हो, उनको मरकरी लेके आते हो, उनका उपयोग ना करें। ट्यूबलाइट यानी एलईडी का उपयोग लें। ये बात इसमें बताइए। 5 तो आपको वैसे तो बहुत बढ़िया बात है, 5 तो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे दोस्तों। एग्जाम में है तो 5 तो आपको अच्छी तरह लिखने पड़ेंगे। आप हो सकता है आपके दिमाग में कोई और चल रहा हो, वो भी आप इसमें लिख देंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर भी क्लोज हो गया। कार्य ऊर्जा हमने दोनों ये चैप्टर क्लोज कर दिए। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे हम ध्वनि, साउंड। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, अगर हमारी क्लास 8 की नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर आपके लिए चैप्टर आएगा साउंड का। कौन सा? साउंड मतलब ध्वनि। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको सुन रहे हैं, किस कारण सुन रहे हैं? बिल्कुल बेसिक बात है। मैं बोल रहा हूं, आपको सुन रहे हैं, आपको अगर बीच की हवा निकाल दूं आपको नहीं सुनेगा, बस कहानी खत्म। बस इतनी सी बातें करनी है, थोड़ी बहुत। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा। ध्वनि वाला चैप्टर हम क्लास 8 में कंप्लीट कर देंगे, 9th में आएगा, 10th में आपके पास ध्वनि वाला चैप्टर नहीं है। उसके बाद सीधा ध्वनि वाला चैप्टर आएगा क्लास 11th में जाकर। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपके लिए साउंड वेव, ध्वनि तरंगे। थैंक यू सो मच।